So, hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is Free Revision Batch. आज है नया वीक और आज से स्टार्ट करने वाले नया सब्जेक्ट एंड दैट वुड बी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से हम लोग टोटल 10 लेक्चर्स करने वाले हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक मैं आपको स्टैटिक जीके के भी एक दो टॉपिक्स करवा दूं। बिकॉज हम लोग का ज्योग्राफी हम लोगों ने पहले एक वीक में प्लान किया था बट ज्योग्राफी में लग गए 2 वीक। लाजमी भी थे बिकॉज वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी सारे लेक्चर्स थे तो वो 2 वीक्स में हम लोगों ने फिनिश किए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर्टिकुलर वीक हम लोग एक दो टॉपिक्स एटलीस्ट स्टैटिक जीके के कर लें। एंड एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम स्टार्ट है, आई थिंक 4th से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। और अभी आप इकोनॉमिक्स का मैंने वन शॉट ले रखा है, तो जो एसएससी जेई के स्टूडेंट हैं वो इकोनॉमिक्स जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एक दो दिन बाद से तो वो लोग इन लेक्चर्स को अब अटेंड ना करें। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है तो ज्योग्राफी जहाँ तक आपने पढ़ लिया था वहीं तक रिवाइज़ करिए और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है तो वन शॉट लेक्चर मैंने पहले ही ले रखा है, तकरीबन 5-6 महीने पहले। ठीक है, तो वो क्योंकि ऑब्वियस से बात इकोनॉमिक्स चेंज तो हो नहीं गई और वहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो वहाँ से आप उस वन शॉट लेक्चर को ले सकते हैं। फिर कोई भी चीज़ कोई भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी कमी महसूस हो रही है, आपको लेक्चर करना है तो आप वन शॉट लेक्चर को प्रेफर करिए रादर दैन कि अब ये एफआरबी में आप जाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी तो CHSL, CPO, CGL, स्टेनो, MTS इन सारे स्टूडेंट्स को तो रेगुलर रहना ही है। तो पहला लेक्चर जो आज हम लोगों का रहेगा इंडियन इकोनॉमी में दैट वुड बी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स इकोनॉमी के। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को ही 2 पार्ट से बाइफरकेट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्ट अर्थशास्त्र। बेसिक्स डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें, पहले तो हमें नाम से ही डिफरेंस समझ आना चाहिए। माइक्रो है और ये मैक्रो है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे, मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कलेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, आप कलेक्टिवली 15-20-30 हज़ार लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये इंडिविजुअली आपको बुला के घर में ट्यूशन्स देने लगूँ तो दैट वुड बी काइंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। जैसे कि आपको मान लो कि आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है, फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको सैलरी मिलेगी, मान लेते हैं कुछ भी सैलरी मिलती है, तो आप देन आप बजटिंग करोगे अपनी कि भाई इतना पैसा यहाँ पे खर्च करना है, इतना सेव करना है, और इस तरह से। उसी तरह सेम हमारी गवर्नमेंट भी बजट लाती है। जैसे अभी इंतरिम बजट आया तभी फुल टाइम बजट भी आएगा। कल जब हमें पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी उसके बाद वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक बजट लाएगी, फुल फ्लेजेड बजट। तो उसमें उस बजट में आपको पहले तो कमेंट बताना है कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो बजट की अगर बात करें तो, और पहले तो आप आंसर लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करें तो बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पे प्लानिंग करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई मान लो कंपनी है, तो कंपनी वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने ही सिर्फ कंपनी लेवल पे चीज़ें प्लान करती है कि भाई इस तरह से प्रोडक्शन करना है, इस तरह सारी चीज़ें होनी है। लेकिन वही गवर्नमेंट की बात करें तो कंट्री एज अ होल लेके चलती है। तो जो छोटे लेवल पे चीज़ें होती हैं दैट इज़ फोकस्ड विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, यानी लोगों की डिमांड और सप्लाई किस बेसिस पे निर्भर होती हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड होती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म्स के बेसिस पे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रीज, जैसे कि GDP, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, GDP वैसे नेशनल इनकम का ही कॉन्सेप्ट है, तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ रहे होंगे। इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जॉन मेनार्ड किनिस, जो कि इंग्लैंड निवासी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि JM किनिस कहाँ से, इंग्लैंड से। वहीं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो कहीं कहीं पे आपको एडम स्मिथ देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पे आपको अल्फ्रेड मार्शल देखने को मिलेंगे नाम। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने किताब लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस, कई बार पूछ लेता है एडम स्मिथ ने, और इन्होंने जॉन मेनर्ड किनिस ने लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किताब का नाम भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पहले देखते हैं। तो हमारे मेनली 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको हम सर्टेन पैरामीटर्स बांटते हैं। मैंने जूम इसलिए यहाँ पे कर दिया बिकॉज वो पैरामीटर्स मैं चाहता हूँ आप खुद से सोचें, खासकर वो स्टूडेंट जो पहले इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं मुझसे, तो वो खुद से सोचें। ठीक है, ये हैं क्या आपके पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स में हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो ओनरशिप, तो जब मैं ओनरशिप की बात करता हूँ तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन ओनर होता है, इसमें ओनर होता है कोई एक प्राइवेट या फिर एक ग्रुप,
है ना। प्राइवेट ओनरशिप होती है एक तरह से, जिसको या फिर प्राइवेट इन दी सेंस प्राइवेट ओनरशिप ही बोलेंगे, यानी कि कोई अगर इंडिविजुअल इसको होल्ड कर रहा है कंपनी को, या फिर कोई एक ग्रुप कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं ही मालिक हूँ, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। मेरे साथ कोई पार्टनर्स भी हैं, को फाउंडर्स भी हैं, तो वो एक तरह से ग्रुप चला रहा है, लेकिन है तो प्राइवेट ओनरशिप ही। लेकिन वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर बात करें तो पब्लिक ओनरशिप होती है। पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की, ठीक है। प्राइवेट हैज़ नो ओनरशिप, यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप का मतलब है गवर्नमेंट की ओनरशिप, ठीक है। इसका मतलब है गवर्नमेंट। और मिक्स्ड में क्या है? दोनों। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मिक्स्ड है, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ जगह हैं जहाँ पे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का रोल है, जैसे कि रेलवेज़ वगैरह हो गया, ठीक है। और हमारा मान लेते हैं रोड्स वगैरह बिल्ड करने में। प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट प्लेयर भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अडानी, हमने देखा भी जो विंझाइम पोर्ट है ना, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बना, तो वो क्या है? वो अडानी पोर्ट ट्रस्ट, मतलब अडानीज़ के अंदर आता है। जो टेलीकॉम सर्विसेज हम लेते हैं वो ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारी ही अब BSNL है, ठीक है। तो उसमें पब्लिक ओनरशिप है, लेकिन आजकल BSNL कौन यूज़ करता है? जियो, एयरटेल, है ना, यही सब यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये आपके टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट के हाथों में है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में दोनों चीज़ें चलती हैं। अभी हम देखेंगे किस कंट्री में क्या है। इकोनॉमिक मोटिव, आप खुद से सोचिए, इकोनॉमिक मोटिव क्या हो सकता है कैपिटलिस्ट का? इनका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, कि मुनाफा कमाना है। क्यों मुनाफा कमाना है? क्योंकि इन्होंने पैसा डाला है अपना, और इनके पास लिमिटेड कैपिटल था। गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को तो टैक्स में पैसा मिलता है, और खूब ढेर सारा पैसा मिलता है, ठीक है। टैक्स में कलेक्शन होता है, और गवर्नमेंट उसे ढेर सारी सर्विसेज भी देती है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने क्योंकि अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, अपना पैसा डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट सीक करना चाहेंगे। वहीं अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, वो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहती है, सो दैट सस्ते दामों में जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, ठीक है ना। हर घर जल स्कीम चला रखी है हमारी गवर्नमेंट ने, कि भाई टैप वाटर हर घर तक हमें पहुंचाना है। तो वो क्या है? वो एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, ठीक है। हमारी PDS राशन की स्कीम चलती है, तो कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के नाम से जानते हैं। तो उसके तहत क्या है कि आपको गेहूँ चावल बहुत ही सस्ते, जैसे 2 रुपये प्रति किलो, 3 रुपये प्रति किलो चावल। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ही मिनिमल अमाउंट, या फिर ना बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट में दी जाती हैं, सो दैट जो बेसिक सर्विसेज हैं वो हर घर तक पहुंच सकें। दैट इज़ सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड में क्या होता है? दोनों होगा, सिंपल। मिक्स्ड में मतलब मिक्स्ड होगा। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कैपिटलिस्ट में? नो रोल। अगर वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं पूरी तरह से फ्रीली खेलेंगे वहाँ पे। सोशलिस्ट में क्या होता है? कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। अगर कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे, और अब जैसे कि आपने सुना होगा, जो खासकर जो कम्युनिस्ट होते हैं लोग, है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनका मेन यही कहना होता है, प्राइवेट प्लेयर्स तो होने ही नहीं चाहिए, है ना। यानी पूरा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी कि सोशलिस्ट इकॉनमी होनी चाहिए। और मिक्स्ड में अगेन लिमिटेड रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेलवे तो धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने लगी, लेकिन काफ़ी हद तक रेलवे क्या है? रेलवे में मोनोपोली है गवर्नमेंट की, और उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर जैसे चाहे भी, जैसे मान लेते मुकेश अंबानी, अडानी, इनके पास पैसा भी है, बट फिर भी वो एंटर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने मोनोपोली स्टैब्लिश कर रखी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट रोल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ अनइक्वल होता है। कैसे? क्योंकि जो लोग ओनरशिप हैं, ठीक है, जो लोग जिनके पास ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप है, उनको खूब पैसा मिलेगा, क्योंकि वो खूब मुनाफा कमाएंगे, तो उनको पास खूब पैसा मिलेगा। और एक ऐसा तबका होगा सोसाइटी में जो बहुत गरीब हो जाएगा उसकी वजह से। क्यों? वो तबका कौन सा होगा? जिसके पास ये सोशल वेलफेयर की स्कीम्स भी नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका तो मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है, और वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्यों ही सेटअप करेंगे? नहीं सेटअप करेंगे ना। और वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज क्यों देंगे? अब उनको पता है यहाँ से उनको मुनाफा होना ही नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर नहीं ज़्यादा है। तो ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, ये और वाइडन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इक्वल होता है। अब ये कहने के लिए इक्वल होता है, लेकिन एकदम भी ऐसा नहीं कि एकदम ही इक्वल होता है। जैसे कि हम लॉरेंस कर्व पढ़ेंगे तो उसमें एक गिनी कोफिशिएंट करके आता है। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? 0 और 1, ठीक है। तो 0 और 1 हमें क्या दिखाते हैं? ये परफेक्ट इक्वालिटी एंड परफेक्ट इनइक्वालिटी दिखाता है।
तो ये 0 और 1 कभी पॉसिबल नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में ही कोई वैल्यू लाई करती है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट इक्वालिटी है या फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी है, वो हम आगे पढ़ेंगे लॉरेंस कर्व जब देखेंगे, जो कि एक इनइक्वालिटी कर्व होता है। यहाँ पे लेस इनइक्वल होता है। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंप्लीट फ्रीडम होती है किसको, किसी भी इंडिविजुअल को कि आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो और उसको रन करो, बट यहाँ पे लैक ऑफ फ्रीडम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर 1947 हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 में, देन आई सेकेंड 1956 में। इनके थ्रू हमने इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, हमने बोला कि आपको कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी लाइसेंस राज यहाँ से स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ गया कि भाई अगर मान लो मुझे लाइसेंस देना है तो मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस दूंगा और लाइसेंस निकाल लूँगा, ठीक है। तो लाइसेंस राज यानी कि आपको बहुत ही दिक्कत हुई और यही हमें भुगतना पड़ा 1991 में, जब हमें इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी और हमें IMF के पास जाना पड़ा लोन लेने के लिए। तो दैट इज़ लैक ऑफ फ्रीडम रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और अभी इसमें क्या रहता है, मिक्स्ड में लिमिटेड फ्रीडम रहती है। तो इंडिया धीरे धीरे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम पहले सोशलिस्ट थे, अभी फिर हम मिक्स्ड बने, और जो आप देख ही पा रहे होंगे कि धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो जैसे USA कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, USSR यानी कि जो अभी प्रेजेंट डे रशिया हो चुका है, बिकॉज USSR पहले होता था लेकिन जब डिसइंटीग्रेट हो गया बहुत सारी कंट्रीज़ आ गए, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, सारी। तो रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सब हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इंडिया जो है हमारी करेंटली मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है। अभी हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, डिफरेंट क्षेत्र पढ़ेंगे इकोनॉमी के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, बिकॉज हम कई बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो बेसिस ऑफ डिवीजन है दैट इज़ नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तो वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट करेंटली अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे कितने सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरली 3 सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग 5 सेक्टर्स, लेकिन बेसिकली हमारे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ प्राथमिक क्षेत्र। अब यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नेचर ऑफ वर्क है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दी एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। अब एनवायरनमेंट से क्या रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तभी इसको हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं प्राइमरी सेक्टर को, क्योंकि इसमें प्राइमरली एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट करता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डोमिनेट करती हैं। बट सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती इसमें, जो भी नेचर से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास कोई आयरन रॉड है, या फिर मान लो मेरा लैपटॉप है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो ये एल्यूमिनियम कहाँ से आया, ये इसकी माइनिंग हुई होगी कहीं पे, और निकाली गई होगी, देन उसको प्योरीफाई किया गया होगा, उसे मेटल मिला होगा एंड सो ऑन ऐसे करके, ठीक है। तो माइनिंग भी हो गई, ठीक है। जैसे मैं फ़िश खा रहा हूँ तो फ़िश को पहले निकाला गया होगा कहीं से, ठीक है, देन उसको प्रोसेस किया गया होगा, तब मेरे टेबल में पहुँची, तो फिशिंग भी हो गया। हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया। अच्छा आप बताइए कमेंट में हिस्ट्री से थोड़ा रिलेट करके कि हिस्ट्री में कौन सी हमारी एज थी जहाँ पे लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, कमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज़ नेचर से इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नेचर से आप क्या निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल कहने का मतलब है कच्चा सामान एक तरह से हो गया, जिसको कि फाइनली अब भेजा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के पास, द्वितीयक क्षेत्र के पास, जो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फाइनल गुड्स में। दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहाँ पे? ये हो रही है इंडस्ट्रीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एग्रीकल्चर करके कॉटन प्रोड्यूस किया, और कॉटन को कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है ये बताएंगे कमेंट में, और कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी में कवर किया था। तो कॉटन से जो हमें प्रोड्यूस हुआ, इससे हम कॉटन की टी-शर्ट, कॉटन की साड़ी ये बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो वीट प्रोड्यूस हुआ, उससे मान लिया हमने कि बिस्किट बना लिया। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर से ही हमें वुड मिली, लकड़ी डायरेक्टली नेचर से मिल रही ना, इंसान ने तो नहीं उगाई है, और वुड से टेबल बन गई। तो ये क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। ये आपकी क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है ये रॉ मटेरियल, और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाती हैं, जो यहाँ पे होती हैं उनको हम रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। These add value to natural resources by transforming raw material into valuable products, as simple as that. Activities इसमें आ जाएंगी
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसीलिए बोल देते हैं, जैसे इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बोल देते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इसमें डोमिनेट करती हैं। सो गोज हेयर ऑल्सो, इसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ डोमिनेट करती है तो इसको मैन्युफैक्चरिंग हम सेक्टर बोल देते हैं। प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया वो भी सेकेंडरी वर्क में आता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सीमेंट वगैरह है, बाकी चीज़ें, तो वो हमें एज अ रॉ मटेरियल मिल रही हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से, और उसको फिर हम बिल्डिंग या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ईंट हो गए जिसको हम ब्रिक बोलते हैं, तो ब्रिक किससे बनती है? ये आपकी बनती है सॉइल से, मिट्टी से। हमने देखा था लैटेराइट सॉइल को ब्रिक सॉइल के नाम से जानते थे, ठीक है। तो सॉइल से बन रही है। सॉइल क्या है? सॉइल एज अ रॉ मटेरियल है, प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है, तो उसको हम बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आपका सेकेंडरी सेक्टर के तहत ही आएगा। सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, बट इंडिया में ध्यान रखना सेकेंडरी सेक्टर को नहीं, प्राइमरी सेक्टर को वी कॉल एज द बैकबोन ऑफ आर कंट्री, ठीक है। बैकबोन ऑफ इंडिया ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो बैकबोन ऑफ या फिर इंडियन इकॉनमी, इंडिया में जो बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को। रीज़न उसका ये है कि इंडिया में ये सेकेंडरी सेक्टर कभी उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया, बिकॉज हम डायरेक्टली जंप कर गए फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, अभी हम देखेंगे जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने सेक्टर का, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो टर्शरी सेक्टर पे आते हैं, तो इसको वी ऑल्सो नोन एज दी सर्विस सेक्टर, जैसे कि हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते थे, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वैसे इसको सर्विस सेक्टर बोल देते हैं, बिकॉज इसमें प्राइमरली सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। किस तरह की सर्विसेज? मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आपको टीचिंग दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। पुलिस, जो पुलिस थाने में आप जाते हैं, कोई भी वहाँ पे मान लो आप FIR लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो सर्विस है। लॉयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके और एग्जांपल की बात करें, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर है, एडवर्टाइजिंग हो गया, रिटेल हो गया, आपका हाउसिंग हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया। ये सारे आपके आते हैं किसमें? ये आते हैं आपके टर्शरी सेक्टर में, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनको आप छू नहीं सकते हैं, दैट इज़ ये इनटैंजिबल नेचर की एक्टिविटीज़ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको टच कर सकते हो क्या? देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो ना, टच कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मान लो कि कोई हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, हॉस्पिटैलिटी यानी कि आपको सर्व कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ इनटैंजिबल। एडवर्टाइजिंग हो रही है, उसको आप छू सकते हो क्या? एडवर्टाइज को नहीं छू सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, रिटेल हो गया, ये आपकी इनटैंजिबल की नेचर की जॉब्स होती है और इनको वाइट कलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो टर्शरी सेक्टर है, इसको हम फर्दर दो और सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टर्शरी सेक्टर के दो सब टाइप्स यहाँ से निकल आते हैं, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। क्वाटरनरी की अगर बात करें तो साइंटिस्ट दैट आर हाईली क्वालिफाइड ऑल्सो नोन एज नॉलेजेबल सेक्टर, यानी कि जो क्वाटरनरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो जिसमें काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको एक बॉडीगार्ड मिलेगा, वो भी एक सर्विस दे रहा है ना, वो गेट खोल रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है आपको। देन आप जाओगे रिसेप्शनिस्ट के पास, रिसेप्शनिस्ट से मिलोगे, रिसेप्शनिस्ट भी आपको सर्विस दे रही है, और आप जाओगे कंपनी के CEO के पास, वो भी सर्विस दे रहा है। तो फिर इनकी सर्विसेज में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो ये जो सर्विसेज होंगी ये बेसिक सर्विसेज हैं, लेकिन ये जो सर्विस दे रहा है जैसे कि CEO है, तो ये एक तरह की हम इसको क्वीनरी में रख देते हैं, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग जॉब कर रहा है। इसको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं क्वीनरी। और क्वाटरनरी क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं जहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस कभी कभी टीचिंग को भी, जो टीचिंग एक्टिविटी है या फिर बहुत जो हम बोल सकते हैं जो लॉयर सर्विसेज देते हैं, उनको हम क्वाटरनरी के अंदर ही डाल देते हैं उनको, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है उसको, उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हैं वो भी आपकी क्वाटरनरी में ही आती है। क्वीनरी में ध्यान रखिए डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक CEO को डिसीजन लेना पड़ता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जैसे हमारे मंत्री होते हैं, सांसद और विधायक लोग, तो उनको एक कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो ये सब आती है क्वीनरी एक्टिविटीज़ में, जिनको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। तो क्वीनरी एंड क्वाटरनरी आर लाइक सब टाइप्स ऑफ द टर्शरी सेक्टर। नाउ लेट अस लुक एट द डेटा कि किसका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है GDP में। सर ये GDP क्या होता है? तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड जो रिलीज़ होगा कल, ठीक है। तो GDP को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे समझ लो कितना उत्पादन हो रहा है, कितना, इतना तो यार सबको पता होगा, इतने ही भोले मत बनो, ठीक है। GDP के बारे में तो इतना पता है कि भाई हाँ ज़्यादा GDP मतलब अच्छी चीज़, इतना तो सबको पता है ना। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो कि GDP में जो सबसे ज़्यादा, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
पीपल एम्प्लॉयड, रुकना एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कितना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कितना है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये मैं डेटा जो कोट कर रहा हूँ ये रफली 2017-18 का डेटा है। 44% है यहाँ पे सेकेंडरी में 25% है और टर्शरी में 31%। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे उतना ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि प्राइमरी से हम डायरेक्टली जो है टर्शरी में जंप कर गया, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं आपको अगर बताऊँ 1973 के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये 44% जो आप देख पा रहे हैं ये एक टाइम पे 71% हुआ करता था। यानी कि 71% लोग 1970s के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर में थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब लोग टर्शरी और सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सेकेंडरी क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं हमारे यहाँ पे, तो टर्शरी में शिफ्ट हो रहे हैं। जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का मात्र 14% कंट्रीब्यूशन है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी का तो 19% है और इसका 67%। क्या सर हमें डेटा याद रखना है? डेटा बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शरी सेक्टर का। ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी का ही है और सबसे ज़्यादा किसका है, टर्शरी का। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किस में है, प्राइमरी में, और सबसे कम उसी का कंट्रीब्यूशन है। तो थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है, उल्टा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक और बेसिस ऑफ डिवीजन हो सकता है एंड दैट इज़ नेचर ऑफ जॉब। यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क पे पढ़ा था, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दी वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फाइनल और लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन वर्किंग कंडीशन। तो बेस्ड ऑन वर्किंग कंडीशन अगर हम बात करें तो हम दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। क्या बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है यहाँ पे? ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस फिक्स्ड होती हैं कि भाई इन वर्किंग कंडीशन में ही लोगों से जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से इतने आवर्स काम नहीं करवा सकते हो, उनको आपको इतने फिक्स्ड वेजेस देने हैं, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल होते हैं। जो लीव्स होती हैं कि भाई आपको लीव्स देनी है, ओवर टाइम करवाओगे तो उसका अलग से पैसा देना है। तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, ये गवर्नमेंट अनरेगुलेटेड होता है। इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं काम कर पाते? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के पास में परचून की कोई दुकान है, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड है, वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं, इसकी वजह से वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, बाल श्रम भी हो रहा है, यानी कि छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। स्कूल आवर्स में वैसे छोटे बच्चे काम कर सकते हैं 6-14 साल के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन हजार्डस वर्क में नहीं कर सकते हैं, जो कि परचून की दुकान में नहीं होता है। लेकिन स्कूल आवर्स में भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं स्कूल आवर्स में भी कर रहे होते हैं। तो वो एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं आते हैं, फिर उनसे मतलब जबरन जितना भी काम करवाया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क भी करवाया जाएगा, नहीं भी देंगे तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट के अंदर ये सब क्या रजिस्टर्ड है, इसी अब पता है आपको इंडिया में 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। जितना भी हमारा पूरा जितना काम होता है पूरे भारत में 90% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, अनरेगुलेटेड है। मात्र 10% उससे कम ही ऑर्गेनाइज्ड है। रीज़न क्या है? फिर अगर हम रजिस्टर कर लेंगे गवर्नमेंट के अंदर तो गवर्नमेंट के टैक्स भरो, कंप्लाइंसेस फाइल करो, ये करो वो करो, तो इसकी वजह से लोग रजिस्टर करवाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या अंतर है। ये अनरेगुलेटेड है, ये वर्किंग कंडीशन फिक्स नहीं होंगी, ठीक है। वेजेस लीव्स ये कोई फिक्स नहीं होंगे, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दमन हम बोल सकते हैं ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है खत्म। ये पर्टिकुलर लेक्चर का माइंड मैप आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ क्विज ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू। और हाँ, कमेंट में अगर कुछ किसी का डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करें अगर मन हो तो। थैंक यू।